हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों हम रीट एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित लगभग 4 टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। यहाँ पर हम NCF 2005 जो आपका RT एक्ट दिया गया है 2009 वाला, और उसके साथ साथ जो आपकी बाल कल्याणकारी योजना है उनके सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट में आपके NEP से संबंधित 2020 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। लगभग 5 से 7 सवाल आपको यहाँ से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। NCF 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो NCF 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है दोस्तों, इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर यशपाल, या फिर आपके प्रोफेसर अरविंद कुमार। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे। अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर यशपाल। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन आपका क्या हो जाएगा? बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिना बोझ के सीखना, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर इसकी व्याख्या है दोस्तों। 1993 में यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा यानी लर्निंग विदाउट बर्डन की सिफारिश की। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1993 में यशपाल समिति ने आपके बिना बोझ की शिक्षा की सिफारिश की थी। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका आपकी क्या होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक, या फिर तानाशाह। तो तानाशाह तो नहीं होनी चाहिए, आधिकारिक भी आपकी नहीं होनी चाहिए। बताइए, अनुमोदक और सुविधादाता में आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुविधादाता जो है वो आपकी शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, NCF 2005 का विस्तार रूप है। तो NCF 2005 का विस्तार रूप यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। तो इस फुल फॉर्म का आंसर आपको बताना है। नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? NCF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर देखिए व्याख्या भी ऐड करी है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करिकुलम शब्द जो है दोस्तों, उसकी उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के क्यूरेरे से हुई है। तो ये लैटिन भाषा भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। क्या होता है इसका अर्थ? दौड़ का मैदान। अगला सवाल देखिए, NCF 2005 के अनुसार कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कितने घंटे गृह कार्य की सिफारिश की गई है? तो कितने घंटे गृह कार्य की सिफारिश की गई है कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए NCF 2005 के अनुसार? 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन, या फिर 5 घंटे प्रतिदिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 घंटे प्रतिदिन। कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए आप, NCF 2005 के अनुसार कुल गृह कार्य समय क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अगर प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं है, और कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह। तो 2 घंटे प्रति सप्ताह जो है ये आपके कक्षा 3 से 5वीं तक हो जाएगा, और कक्षा 2 तक आपका कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा NCF 2005 के अनुसार। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए, यानी 6 से 8 तक, तो 1 घंटा प्रतिदिन, तो 1 घंटा प्रतिदिन दिया जाएगा दोस्तों। और अगर सप्ताह की बात की जाए, यानी 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये सप्ताह था, यहाँ पर आपका 1 घंटा प्रतिदिन, यानी 1 घंटा प्रतिदिन हो जाएगा। और अगर दिन के हिसाब से देखेंगे तो 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह हो जाएगा, 7 दिन के हिसाब से। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की बात की जाए, यानी 9 से 12 तक, तो ये हो जाएगा आपका 2 घंटे प्रतिदिन, यानी कि 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह। ये आपको ध्यान रखना है, 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह। और ऐसे देखा जाए तो 2 घंटे प्रतिदिन, यहाँ पर 1 घंटा प्रतिदिन, और 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह। और कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह हो जाएगा, और 2 तक आपका कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए,
एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। तो आपकी जो मूल्यांकन प्रणाली है ये किस पर आधारित होनी चाहिए? अंकों पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मूल्यांकन प्रणाली जो है यह आपकी किस पर आधारित होनी चाहिए? तो यह आपकी ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो गणित जो शिक्षण है इसका प्रमुख उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या हो जाएगा? गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या गणित की विषय वस्तु। तो बताइए गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बालक के चिंतन का गणितीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार 4 मुख्य विषय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है। तो 4 पर मुख्य विषय आपके कौन हो जाएंगे? भाषा, गणित, विज्ञान और आपकी सामाजिक विज्ञान। लेकिन गौण विषय की बात की जाए तो रोजगार व कार्य, कला एवं दस्तकारिया, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शांति एवं योग, ये आपकी गौण विषय है। जबकि मुख्य विषय 4 है, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा ये तो आपके मुख्य हो जाएंगे। गौण आपके रोजगार व कार्य, कला एवं दस्तकारिया, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शांति एवं योग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने के उद्देश्य हैं। तो कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो कला शिक्षा को क्यों जोड़ा गया है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? तो स्कूल जो है आपके उनको किस प्रकार की पाठ्यचर्या को अपनाना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए हो, लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो, या फिर सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपकी सार्वभौमिक पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो गणित शिक्षण जो है दोस्तों आपका ये कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल अभी मैंने जस्ट आपको करवाया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल केंद्रित। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनका हिस्सा यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से, पढ़ाई रंबत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा जोड़ना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाने को विकसित करना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा जोड़ना। अब यहाँ पर कौन कौन से सिद्धांत है वो एक बार देख लेते हैं, 5 सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हो जाएंगे? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो रटने की जो प्रणाली है उससे मुक्त किया जाए पढ़ाई को। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पाठ्यचर्या इस तरह की हो कि वो बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करे, न कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो चहुमुखी विकास को प्रदान करे, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए। और 5वां कथन है आपका जो सिद्धांत है, बच्चों में एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास हो जिसमें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता शामिल हो। तो आपकी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता भी शामिल हो, ऐसा विकास उनके अंदर हो। तो ये 5 आपके मार्गदर्शी सिद्धांत है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त किया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर आपका मानवतावाद सिद्धांत, या व्यवहारवाद सिद्धांत, या आपका रचनावाद सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है? तो ये आपकी रचनावाद प्राप्त की है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा।
एनसीएफ 2005 संरचनावादी निर्मितवाद अधिगम पर बल देता है, जिसके अनुसार छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो आपकी भाषागत अशुद्धियाँ जो होती है, इनको दूर करने का कार्य किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। यशपाल शर्मा, श्वेता उत्पल, नामवर सिंह, निरंजन मित्तल। तो नामवर सिंह के द्वारा किया गया है। तो भाषागत जो भी अशुद्धियाँ होगी उनको दूर करने का कार्य किसने किया है? तो ये आपके नामवर सिंह ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है, नामवर सिंह के द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला, कक्षा में जीवन एकीकृत करना। तो ये सवाल हम देख चुके हैं। अधिगम का रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए, समृद्ध विकास के लिए पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला सवाल देखिए, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन व रचनात्मक व तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो यह महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका हो जाएगा? एनसीएफ 2005 का हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में किस ओर है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है आपका। तो ये निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन देखिए आप, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। तो कैसा है दोस्तों? सक्रिय भी है और ये आपका सरल भी है, ये आपको ध्यान रखना है, सक्रिय और सरल है। अब अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियाँ के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। यानी प्रस्तुति के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित और मौखिक परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेक्षण के आधार पर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली जो है उसको प्रोत्साहित कर रहा है आपका? समावेशी, एकीकृत, विशेष, नियमित। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? समावेशी, एकीकृत, विशेष या आपकी नियमित? तो ये आपकी समावेशी प्रणाली को प्रभावित कर रहा है, समावेशी शिक्षण प्रणाली को ये आपका प्रोत्साहित कर रहा है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया? तो यहाँ पर किसे सूचीबद्ध किया गया है? शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में किसे सूचीबद्ध किया गया है? यह आपसे पूछा गया है। महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि? तो बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्यों दिया गया है? यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला कथन देखिए, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। तो ये भी सही बात है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक आपका पीछे ना छूट जाए। यह बालकों को अपने विश्वास के प्रति प्रोत्साहन देगा। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो कौन से आपके परीक्षा संबंधी सुधार है जो सुझाए गए हैं? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितने फोकस समूह गठित किए गए थे? तो कितने आपके फोकस समूह जो है वो गठित किए गए हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत? 20, 22, 21 या 23? तो ये आपके 21 गठित किए गए हैं दोस्तों। 21 आपके फोकस समूह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 21 फोकस समूह जो है
ये आपके गठित किए गए हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में भाषा सीखने के संबंध में क्या सुझाव दिया गया है? तो क्या सुझाव दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को बिना सुधारे ही उसी रूप में स्वीकार करनी चाहिए। कक्षा 3 के बाद से ही आलोचनात्मक चिंतन के प्रयास हो। उच्च स्तर के संवाद ज्ञान संवेदना के द्वारा समता का विकास ही भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य हो। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ABC उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? तो भार विहीन अधिगम जो है ये किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? राम मूर्ति समिति, यशपाल समिति, सच्चर समिति या फिर आपकी मेहता समिति? तो ये यशपाल समिति हो जाएगा। ठीक है, कौन सी समिति हो जाएगी आपकी? यशपाल समिति हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? तो ये आपका यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है। अब अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में भारत का धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। बिल्कुल सही बात है, शांति की शिक्षा दी जा सके। मूल्यों की शिक्षा दी जा सके ये नहीं होगा, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर होगा शांति की शिक्षा दी जा सके। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो किस सुधार को यहाँ पर सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। खुली पुस्तक परीक्षा को सुझाया गया, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन को सुझाया गया और आपका सामूहिक कार्य मूल्यांकन यहाँ पर सुझाया गया है। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है क्योंकि। तो गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती है ये आपसे पूछा गया है। तो गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती है ये आपको बताना है दोस्तों। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करती है। ठीक है, अगला है, यह अध्यापकों द्वारा बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सवाल आपके सामने है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है? तो ये आपके बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया है? इसको दिया गया है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे कैसा ज्ञान दिया जाना चाहिए? समाज में शांति का आधार बने, परंपरागत व्यवसाय में रुचि बने, नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके या फिर ऑप्शन डी होगा आपका सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज में शांति का आधार बने, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के लिए कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया गया? तो अच्छे प्रश्न बनाने के लिए कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया गया है? अध्यापक प्रश्न बनाए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसरों को भी प्रश्न बनाने में शामिल किया जाए, ये भी सही बात है। केवल विशेषज्ञ ही प्रश्न बनाएं, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाया जाए, ये गलत बात है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है? तो आपकी एनसीईआरटी जो है दोस्तों, ये पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है? तो ये आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन
और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। तो इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा दोस्तों। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन ये नहीं होगा, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक ये भी नहीं होगा, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम को प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? तो भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसके द्वारा की गई, यह आपसे पूछा गया है। दादा भाई नेरोजी, जाकिर हुसैन, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजीव गांधी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसके द्वारा की गई? तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 देश में लागू कब हुआ आपका? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कब लागू हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। और एक्ट ये कब का हो जाएगा आपका? 2009 का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका, आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बना सकती है? तो ऐसी कौन सी धारा है आपकी जिसमें राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बना सकती है? धारा 35, धारा 36, धारा 37 या फिर आपकी धारा 38। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धारा 38। धारा 38 के तहत प्रत्येक राज्य जो है वो अपनी आरटी नियमावली बना सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है आपका वो सम्मिलित किया गया? 80वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या फिर आपका 91वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके तहत आपका आरटी एक्ट जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान के अंदर इसका उल्लेख किसमें है, तो आपका 21A के अंतर्गत संविधान में इसका उल्लेख है। ये आपको ध्यान रखना है। 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको आपको शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। तो ये किसमें है आपका? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A में जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है। तो आरटी की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है, यह आपसे पूछा गया है। धारा 14 के बारे में पूछा गया है दोस्तों। किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। रोकने और निष्कासन का प्रतिबंध। सी ऑप्शन देखिए आप, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो धारा 14 में किसका उल्लेख है, ये आपसे पूछा गया है। और ये सवाल आपका एग्जाम में आता रहता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। धारा 14 के अंतर्गत ये आपका दिया गया है। अगला सवाल देखिए, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? तो जो आपका शिक्षक है उसको धारा 27 के अनुसार किस कार्य के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता, यह आपसे पूछा गया है। 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा राहत कार्य या पल्स पोलियो अभियान। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो इसे जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव कार्यों में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन आपका पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका उल्लेख किस में है? तो धारा 27 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये धारा भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा? तो अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा? धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का या फिर आपका संसद का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य सरकार का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किसका होगा दोस्तों? राज्य सरकार का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका दोस्तों,
आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है आपका आरटी एक्ट 2009? यह आपसे पूछा गया है 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या फिर 48 घंटे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 45 आवर्स, 45 घंटे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए शिक्षकों के प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है तो ये 45 घंटे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य का निर्देश जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो इसमें आपके तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं 45 घंटे में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है जिसका बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा आरटी एक्ट 2009 के अनुसार? प्रशंसा, मान्यता, नियम एवं शर्तें और प्राधिकार। तो दोस्तों मान्यता के बिना आपका कोई भी विद्यालय जो है वो स्थापित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए आप। धारा 18 जो है दोस्तों, इसमें दिया गया है कोई भी विद्यालय सरकार की मान्यता के बिना संचालित और स्थापित नहीं किया जाएगा। तो कोई भी विद्यालय आपकी सरकार की मान्यता के बिना संचालित या स्थापित नहीं किया जाएगा। ये किस में दिया गया है? ये आपकी धारा 18 में दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है आपको, अगर कोई विद्यालय जो है वो बिना मान्यता के खोल लिया जाए तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? तो 1 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लग जाएगा। और अगर वो फिर भी उसको निरंतर रखता है यानी चालू रखता है तो उसे प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 लाख रुपये का जुर्माना लग जाएगा अगर वो बिना मान्यता के स्कूल खोलता है धारा 18 के तहत, और अगर वो प्रतिदिन फिर से चालू रखेगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा उस पर। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में आपका कौन सा सही नहीं है? धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है। और धारा 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? धारा 17 में बच्चों की दंड से रक्षा, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। धारा 14 जो है प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, ये भी आपकी सही है। और धारा 28 जो है उसमें शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है, यानी कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये धारा 28 में दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो धारा 14 में क्या है? धारा 14 में आपका प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज आयु का आधार होगा। तो आयु का आधार क्या होगा? आपका जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज होगा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए। ये किस में दिया गया है? धारा 14 में। लेकिन अगर किसी बालक के पास आयु के सबूत नहीं है तो विद्यालय जो है वो प्रवेश से मना नहीं कर सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं। तो विद्यालय में नामांकन के पश्चात उन्होंने विद्यालय जाना छोड़ दिया तो ऐसे बच्चों के अनुपात को क्या कहा जाएगा? ड्रॉप आउट रेट, ठहराव, या फिर ऑप्शन सी देखिए आप, अपव्यय या धारण। तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसे ड्रॉप आउट रेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे दोस्तों? ड्रॉप आउट रेट कहा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या कहा जाएगा? ड्रॉप आउट रेट कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसी को तो हम पढ़ रहे हैं। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, तो ये भी आपका। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, तो ये भी है आपका, राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान भी है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूनतम कितना? 45 घंटे का कार्य रहेगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य का निर्देश जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किसमें? आपका धारा 21 में है दोस्तों, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति जो है आपका, इसका उल्लेख किसमें आपका? तो ये धारा 21 में है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है ये आपकी किसमें हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी धारा 21 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल 16 मेंबर होते हैं, जिसमें 50% आपकी महिलाएं होती है। अध्यक्ष यहाँ पर अभिभावक होते हैं, उपाध्यक्ष भी अभिभावक होते हैं, और यहाँ पर जो सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है?
तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है दोस्तों, ये किसकी वकालत करता है, ये आपसे पूछा गया है। मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर आपका समावेशी शिक्षा या पृथक्करण। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, तो ये आपकी समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। तो शिक्षक का कार्य यहाँ पर क्या नहीं माना गया है। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, तो ये तो कार्य होना चाहिए शिक्षक का। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रख सकते आप, धारा 28 के तहत ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 24 के अंतर्गत है, और शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है दोस्तों, धारा 24 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। धारा 24 में जो है वो तो शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो दिव्यांग बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को कौन सुनिश्चित करेगा, आपका 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नॉर्मली सामान्य बालकों के लिए तो 6 से 14 वर्ष होता है, लेकिन दिव्यांग बालकों के लिए दोस्तों ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपका 6 से 18 वर्ष होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, 6 से 14 वर्ष जो है ये तो सामान्य बालकों के लिए हो जाएगा, लेकिन 6 से 18 वर्ष जो है ये आपका दिव्यांग बालकों के लिए हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस है, तो प्राथमिक स्तर पर दोस्तों शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस आपके कितने हो जाएंगे, 200, 220, 1000 या फिर आपके 800। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस आपके 200 हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे प्राथमिक स्तर का पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने हो जाएंगे, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके 220 हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे शिक्षण घंटे की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण घंटे आपके 800 होंगे, 800 घंटे होंगे, लेकिन अगर आपसे बात की जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण घंटे कितने होंगे, तो ये आपके 1000 घंटे हो जाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितनी % सीटें आरक्षित है, तो निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितनी % सीटें आरक्षित है, तो ये मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, 25% सीटें जो है ये आपकी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धारा 12 के अनुसार निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण दिया जाएगा, जैसे कि SC, ST या फिर आपके अदर जो भी कैटेगरीज है जहाँ पर कमजोर वर्ग के बालक है, तो वहाँ पर 25% का आरक्षण दिया जाएगा। और किसके तहत, धारा 12 के अनुसार, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके अनुसार दोस्तों, धारा 12 के अनुसार 25% का आरक्षण दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, 25% आरक्षित सीटों में से कितनी % सीट अनुसूचित जाति और आपकी अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के अतिरिक्त पूछा गया है यहाँ पर, असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है 7.5%, 1.5%, 2.5% या 16%। तो बताइए दोस्तों 7.5, 1.5, 2.5 या आपका 16%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16% हो जाएगा। ठीक है, SC ST के अतिरिक्त यहाँ पर पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, RT अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है, इस बार यहाँ पर सही पूछा गया है। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, तो भैया स्कूल कैपिटेशन जो है वो फीस नहीं लगा सकते। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपके दोनों कथन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। अगर कोई विद्यालय जो है वो RT एक्ट 2009 के अनुसार कैपिटेशन शुल्क ले रहा है दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर दंड लगा सकते हैं। कितने का दंड लगेगा वो यहाँ पर बताना है आपको, बताइए कितने का दंड लगेगा। लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड,
लिए गए कैपिटेशन शुल्क से 30 गुना या फिर लिए गए कैपिटेशन शुल्क का 50 गुना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 10 गुना वाला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड वो लगा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चे विद्यालय कभी नहीं गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या प्रावधान किया गया है। तो कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, या अधूरी शिक्षा करने वाले बच्चे होते हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया, या अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका उनको अलग से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उनको क्या किया जाएगा, विशेष प्रशिक्षण जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अध्याय 4 जो है आपका ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अध्याय 4 जो है आपका ये किस क्षेत्र से संबंधित है। समुचित संस्कार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, बालकों के अधिकार का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था दोस्तों, बालकों के अधिकार का संरक्षण तो किस में दिया गया है, ये आपके अध्याय 6 में दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये तो आपका अध्याय 6 में हो जाएगा। और विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व जो है वो किस में आ जाएंगे, आपके अध्याय 4 में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अध्याय 4 की बात की जा रही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना ये किस में आ जाएगा आपका, तो ये दोस्तों आपका अध्याय 5 में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका अध्याय 5 में आ जाएगा। और आपका माता पिता के कर्तव्य किस में आ जाएंगे, तो ये आपके अध्याय 3 में आ जाएंगे। और पहला आपका प्रारंभिक हो जाएगा, दूसरा आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 4, 5, 6 और ये 3 ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपकी अन्य प्रमुख बातें हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। तो धारा 25 जो है दोस्तों वो आपकी किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। धारा 25 जो है ये आपकी किससे संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, या फिर आपका विद्यालय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, विद्यालय और शिक्षकों के, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, छात्र शिक्षक अनुपात। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। धारा 25 की यहाँ पर बात की जा रही है, छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है वो आपका धारा 25 में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि, यानी माता पिता का क्या कर्तव्य होगा, वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान को प्रवेश दिलाए। तो ये किस धारा में उल्लेखित है, धारा 3, धारा 4, धारा 10 या धारा 15। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये आपका धारा 10 में दिया गया है। किस में दिया गया है, धारा 10 में आपका दिया गया है दोस्तों। माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान को प्रवेश दिलाएं, धारा 10 के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य समूह से संबंधित है या परिभाषित है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे। विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में, या असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित समूह में। तो ये किस में आएंगे आपके दोस्तों, असुविधाग्रस्त समूह में, यानी वंचित समूह के अंतर्गत ही आएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। तो एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक है जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, यानी कभी स्कूल नहीं गया, तो ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। उनके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उनके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप, उसके अनुवीक्षण के अनुरूप। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसकी आयु के अनुरूप उसको प्रवेश दिया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति, तो यहाँ पर आगे दोस्तों आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, टोटल 16 सदस्य इसमें रहेंगे, जिसमें से 50% आपकी कौन रहेगी, महिलाएं रहेगी। तो यहाँ पर पूछा गया है महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो 50% हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे संख्या पूछी जाए
तो 16 का 50 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अध्यक्ष आपका अभिभावक होगा, उपाध्यक्ष अभिभावक होगा और सचिव यहाँ पर प्रधानाध्यापक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुल 16 सदस्य है जिसमें 50% आपकी महिला सदस्य हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय जो है दोस्तों, उनके लिए आपके छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया आपसे। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात आपका क्या रहेगा, 25:1, 35:1, या फिर आपका 40:1, या फिर आपका 30:1। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए, यानी 1 से 5 तक की बात की जाए, तो ये कितना रहेगा आपका, 30:1 रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितना रहेगा, 30:1 रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। लेकिन 200 से अधिक छात्र होने पर यह अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 40:1 हो जाएगा। ये बात हम प्राथमिक स्तर की कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर में 30:1 रहेगा सामान्यतः, लेकिन 200 से अधिक छात्र होने पर यह अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 40:1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बात की जाए दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर की, तो वहाँ पर क्या रहेगा आपका, वहाँ पर आपका 35:1 रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। तो आरटी में शिक्षकों की जो नियुक्ति के लिए जो उनकी योग्यताएं हैं, जो उनकी अर्हताएं हैं, उनकी सेवा शर्तें हैं, वो किस धारा में उल्लेखित है, धारा 22, धारा 23, धारा 24 या धारा 25। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 23। तो धारा 23 जो है दोस्तों, उसमें आपकी शिक्षक जो है उसकी योग्यताएं, अर्हताएं और सेवा शर्तें दी गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या में कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए। तो कुल स्वीकृत पद जो है आपके, उसमें से कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। 8%, 10%, 5%, या फिर आपका हो जाएगा दोस्तों 15%। यहाँ पर दिया गया है 15%। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा 10% से अधिक रिक्तियां नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, 10% से अधिक रिक्तियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तो धारा 26 के अनुसार सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये मैंने आपको करवाए दोस्तों। इसके अलावा कुछ धाराएं मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अध्याय का नाम तो बता ही दिया है। इसके अलावा धारा 23, 24 अभी हमने देखी। तो धारा 22 जो है उसमें तो है दोस्तों विद्यालय विकास योजना। तो विद्यालय विकास योजना आपकी धारा 22 में हो जाएगी। धारा 23 में आपके अध्यापक पद की योग्यताएं, अर्हताएं और सेवा शर्तें हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा जाए अध्यापक के कार्य एवं कर्तव्य किसमें है, तो धारा 24 में आपके अध्यापक के कार्य और कर्तव्य हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और छात्र शिक्षक का अनुपात मैंने आपको बता दिया, 30:1 रहेगा नॉर्मली, और 200 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 40:1 रहेगा प्राथमिक स्तर पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 60 छात्रों पर कितने शिक्षक रहेंगे, तो 2 रहेंगे। 61 से 90 छात्रों पर कितने शिक्षक रहेंगे, तो आपके 3 रहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए 91 से 120 में आपके कितने शिक्षक रहेंगे, 4 रहेंगे। और आपके 121 से 200 के अंतर्गत कितने शिक्षक रहेंगे, तो 5 रहेंगे। ये किसकी बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया यानी प्राइवेट ट्यूशन में भाग कौन सी धारा के तहत नहीं लेते हैं, तो धारा 28 के तहत आप प्राइवेट कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बात किस में कही गई है, धारा 28 में कही गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किस में दिया गया है, धारा 29 में पाठ्यक्रम का मूल्यांकन दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रमाण पत्र किस में दिया जाएगा, धारा 30 के अंतर्गत आपको 8वीं कक्षा पास करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो राजीव गांधी डिजिटल योजना दोस्तों आपकी किस वर्ष शुरू हुई, ये आपसे पूछा गया है। 2014-15, 2013-14, 2021-22 या आपकी 2017-18। तो राजीव गांधी डिजिटल योजना आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, किस वर्ष शुरू हुई थी, 2013-14 में शुरू हुई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है आपकी, ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। निःशुल्क वर्दी वितरण से संबंधित, स्कूल में दूध वितरण से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित या निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है आपकी, ये स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है दोस्तों, स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत जो दूध वितरण किया जाता है वो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक किया जाता है, कक्षा 1 से 9वीं तक विद्यार्थियों को, या फिर आपके
कक्षा 5 से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को, या कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों को यहाँ पर दूध वितरण किया जाता है, कक्षा 1 से लेके 8वीं तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो क्लिक योजना जो है दोस्तों, ये किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो कक्षा 6 से 8वीं तक, 10वीं तक, 6 से 12वीं तक, कक्षा 4 से 12वीं तक, या कक्षा 1 से 10वीं तक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्लिक योजना जो हो जाएगी ये कक्षा 6 से 10वीं तक हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। पहला कथन आपको दिया गया है यहाँ पर। पहला कथन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। और दूसरा कथन है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों पहला कथन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है और दूसरा आपका सही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। सशक्त नारी सावित्री देवी फूले, कालीबाई भील या इंदिरा गांधी? तो कौन सी योजना है दोस्तों जो कि आपकी राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? कालीबाई भील योजना हो जाएगी। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है ये आपकी राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। तो राजस्थान के अंदर जो मिशन बुनियाद है इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका? ई हेल्थ सेवाओं से, गरीबी उन्मूलन से, पुलिस सुधार से, या डिजिटल लर्निंग से? तो मिशन बुनियाद जो है दोस्तों इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका? डिजिटल लर्निंग से हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। मिशन बुनियाद का संबंध किससे होगा दोस्तों? आपका डिजिटल लर्निंग से होगा। अगला सवाल देखिए, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ आपका कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो मिशन बुनियाद जो है दोस्तों कार्यक्रम, इसका आरंभ कब हुआ? 26 जनवरी 2022, 20 फरवरी 2022, या 11 जुलाई 2022, या आपको 5 सितंबर 2022? तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम जो है ये 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम आपका 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना किस उद्देश्य से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो अनुप्रति योजना जो है आप सब लोगों को पता होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर अनुप्रति कोचिंग योजना जो है ये आपकी संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। तो आपकी जो उत्सव भोज योजना है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो उत्सव भोज योजना आपसे पूछी गई है। इंदिरा रसोई योजना, रेन बसेरा में भोजन, सामुदायिक विवाह, मिड डे मील योजना? तो उत्सव भोजन योजना जो है दोस्तों ये आपकी मिड डे मील योजना से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्सव भोज योजना जो है ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? ये आपकी दोस्तों मिड डे मील योजना से संबंधित हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया है? तो यहाँ पर भी आयु वर्ग आपसे पूछा गया है, 5 से 8 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, या 5 से 9 वर्ष? तो यहाँ पर 10 से 18 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 से 18 वर्ष जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना के अंतर्गत आयु वर्ग कितना हो जाएगा बालिकाओं के लिए? 10 से 18 वर्ष। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार और महिला और बाल एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? तो कौन सी योजना जो है वो ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने से संबंधित है? राजस्थान सरकार और महिला बाल एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो चलाई जा रही है। शिक्षा हेतु योजना, कौशल सामर्थ्य योजना, इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन योजना, या इनमें से आपकी कोई नहीं? तो ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना आपकी संबंधित है? शिक्षा हेतु योजना। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। शिक्षा हेतु योजना इससे संबंधित हो जाएगी। अगला सवाल है, सामाजिक मुद्दों पर
जागरूकता हेतु कक्षा 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए किस मंच का गठन किया जाता है? तो 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए किस मंच का गठन किया जाता है? राजू मंच, गार्गी मंच, कालीबाई मंच या मीना मंच? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गार्गी मंच। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, गार्गी मंच। और कक्षा 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए इस मंच का गठन किया जाता है। 9 से 12वीं। अगला सवाल देखिए, आपकी बेटी योजना 2004-5 के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। पहला कथन देखिए, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक की अनाथ बालिकाओं को 2100 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। तो 1 से 8वीं तक की जो अनाथ बालिकाएं हैं उनको दोस्तों 2100 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। आपकी बेटी योजना 2004-5 के संबंध में कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को 2500 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। तो कक्षा 9 से 12वीं तक की जो है उनको 2500 रुपये दिए जाते हैं और 1 से 8वीं तक जो है उनको 2100 रुपये दिए जाते हैं आपकी बेटी योजना 2004-5 के संबंध में। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको दोस्तों, आपकी बेटी योजना में 2100 और 2500, 1 से 8 तक और 9वीं से 12वीं तक। अगला सवाल देखिए, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत लाभार्थी बालिका की पारिवारिक आय होनी चाहिए। तो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है उसके तहत लाभार्थी बालिका जो है उसकी आय कितनी होनी चाहिए, यानी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? तो बताइए, 2 लाख से कम, 2.5 लाख से कम, 5 लाख से कम या 8 लाख से कम? तो ये आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पारिवारिक आय। ठीक है, 2.5 लाख से कम। अगला सवाल देखिए, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? तो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना आपकी किस विभाग द्वारा संचालित है? माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षा विभाग? तो ये किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो है ये आपकी किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो है आपकी, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपसे पूछा गया है। 24 सितंबर 2022, 24 अक्टूबर 2022, 24 अगस्त 2022 या फिर यहाँ पर 29 जुलाई 2022? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत आपकी 24 अगस्त 2022 को हुई थी। 24 अगस्त 2022 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बालिका दूरस्थ योजना। अगला सवाल देखिए, स्टार्स योजना में टी का क्या अर्थ है? तो स्टार्स योजना जो है दोस्तों आपकी, इसमें टी का क्या अर्थ है? टी का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, टीचिंग या ट्राई। तो टी का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर टीचिंग जो है वो इसका अर्थ हो जाएगा टी का। ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्स में टी का अर्थ क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो सक्षम योजना जो है दोस्तों ये किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला सुरक्षा परिषद, महिला एवं बाल सुरक्षा समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी। तो इस सक्षम योजना जो है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम योजना किसके सहयोग से संचालित है? तो ये राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से संचालित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम योजना राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा संचालित है। अगला सवाल देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना आपकी कब की गई? ये आपसे पूछा गया है। 30 मार्च 1993 को, 30 मार्च 1994, 30 मार्च 1995 या 30 मार्च 1996? तो दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना आपकी 30 मार्च 1995 को की गई। कब की गई दोस्तों? 30 मार्च 1995 को आपकी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई है। अगला सवाल देखिए, बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? तो गार्गी पुरस्कार योजना जो चलती है दोस्तों यह आपकी कब प्रारंभ की गई? आपसे पूछा गया है। तो गार्गी पुरस्कार योजना 1977, 98, 99 या 2000? तो ये कब से चल रही है? तो ये 1998 से चल रही है। कब से चल रही है दोस्तों? तो ये गार्गी वाली जो योजना है आपकी पुरस्कार योजना, ये आपकी कब से चल रही है? 1998 से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त करने होंगे तब जाके आपको गार्गी पुरस्कार मिलेगा?
75%, 80%, 85% या 90%? तो 75% इसका राइट आंसर होगा। अगर आप न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करते हैं 10वीं के अंदर तो आपको गार्गी पुरस्कार मिलता है छात्राओं को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं व 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रथम व द्वितीय किस्त में राशि दी जाती है। तो प्रथम और द्वितीय किस्त में राशि कितनी दी जाती है? तो 3000 रुपये दी जाती है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कितनी दी जाएगी? 3000 रुपये दी जाएगी प्रथम व द्वितीय किस्त में 11वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को। और गार्गी पुरस्कार के तहत कुल राशि प्रदान की जाती है। तो कुल राशि कितनी प्रदान की जाती है ये आपसे पूछा गया है, 2000, 3000, 5000 या 6000। तो कुल राशि यहाँ पर 6000 प्रदान की जाती है। ठीक है, तो गार्गी जो पुरस्कार दिया जाता है वहाँ पर कुल राशि आपकी 6000 हो जाएगी, प्रथम किस्त 3000 और द्वितीय आपकी 3000, ये आपको ध्यान रखना है। 6000 टोटल प्रदान किए जाते हैं। पहली किस्त आपकी 3000 की हो जाएगी और दूसरी किस्त आपकी 3000 की हो जाएगी, एक गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत। और परसेंटेज न्यूनतम कितनी होनी चाहिए आपकी? 75% होनी चाहिए। और कब से दिया जा रहा है? 1998 से दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो बालिका प्रोत्साहन योजना ये अलग है आपकी। बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कक्षा 12वीं में आपने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो बालिकाओं को एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 2000, 3000, 4000 या 5000? तो ये 5000 प्रदान किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5000 आपको प्रदान किए जाएंगे, तो 5000 ये आपको ध्यान रखना है बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में अगर आप 75% से अधिक अंक लेके आते हैं तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असत्य विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। नन्ही कली योजना 2006-07, आपकी बेटी योजना 2003-04, गार्गी पुरस्कार योजना 1998, साइकिल वितरण योजना 2007-08। तो ये तो आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है। गार्गी पुरस्कार योजना तो 1998 में हो जाएगी। यहाँ पर आपकी बेटी योजना जो दी गई है दोस्तों ये गलत है, 2003-04। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नन्ही कली योजना 2006-07 ये भी सही है आपका, और साइकिल वितरण योजना 2007-08 ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको, नन्ही कली योजना जो है ये कब की हो जाएगी आपकी? 2006 और 7 की हो जाएगी, जबकि साइकिल वितरण योजना आपकी 2007-08 की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। साइकिल वितरण योजना 2007-08 की है, नन्ही कली 6-7 की है। अगला सवाल देखिए, आपकी बेटी योजना आपकी 2004-05 की हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपकी बेटी कब की हो जाएगी? 2004-05 की। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता है। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता कितनी हो जाएगी ये पूछा गया है यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं जो कक्षा 6 से 12वीं में अध्ययन कर रही हो, इसके अलावा निवास स्थान से अध्ययनरत विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता 9 से 12वीं हो जाएगी, दूरी आपकी 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए और कम से कम आपकी 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी पात्रता हो जाएगी आपकी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो है। ठीक है, 9 से 12वीं, दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो और 5 बालिकाओं का समूह होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो आपकी बेटी योजना जो है दोस्तों, आपकी बेटी योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है ये आपसे पूछा गया है। आपकी बेटी योजना में आपको कितनी राशि प्रदान की जाएगी कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को? तो ये 2500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितना? 2500 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता है। तो आपकी बेटी योजना जो है उसके तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता क्या हो जाएगी? तो राजकीय विद्यालय में अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, ये पात्रता तो आपकी होनी चाहिए। तो इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्राएं हो, ये बात भी सही है आपकी। और माता पिता दोनों का अथवा एक का निधन हो गया हो, तो ये बात भी आपकी सही है, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी बेटी योजना जो है उसके तहत आर्थिक सहायता तभी दी जाएगी जब ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। NEP की फुल फॉर्म क्या है? तो NEP की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, या फिर आपका हो जाएगा नेशनल एग्ज़ाम पॉलिसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? NEP की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या हो जाएगा आपका, तो ये 5+3+4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5+3+3+4। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई शिक्षा नीति 2020 में क्या नाम दिया गया है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, मानव संसाधन मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है। अगला सवाल देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है। तो नई शिक्षा नीति 2020 जो आपकी है उसमें पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे दोस्तों फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है नई शिक्षा नीति में, तो ये आपको फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा। तो कौशल विकास पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से शुरू होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 10 या फिर कक्षा 12। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कौशल विकास पाठ्यक्रम आपका कक्षा 6 से शुरू होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से आपका कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक उसको पढ़ाया जाना चाहिए, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या फिर कक्षा 6 तक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा 5 हो जाएगा। कक्षा 5 तक उसको मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में नेप को कब संशोधित किया गया था। तो नेप को कब संशोधित किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। 2010, 2014, 2009 या फिर 2020। तो नेप को कब संशोधित किया गया, 2020 में संशोधित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नेप 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो नेप 2020 जो है दोस्तों, ये आपके कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर 5वीं। तो ये आपकी तीसरी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है। तो भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। एक तो आपकी 1968 में आई थी, फिर दूसरी आपकी दोस्तों 1986 में आई, फिर आपकी 2020 में आई। यह आपको ध्यान रखना है। तो 3 शिक्षा नीति जारी हो चुकी है, 1968, 1986 और 2020। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो नेप 2020 जो है ये आपकी तीसरी हो जाएगी। आगे देखिए, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। तो नई शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद लागू हुई है दोस्तों, 1986 के बाद ये आपकी 2020 में लागू हुई है। तो कितने वर्षों के बाद लागू हुई है, तो ये आपकी दोस्तों 34, 36, 38 या फिर 40। तो घटा के देख लीजिए आप कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 वर्ष बाद आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुई है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी। तो व्यावसायिक कक्षाएं जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कब से शुरू होगी दोस्तों, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 से। तो व्यावसायिक कक्षाएं जो है आपकी ये कब से शुरू होगी आपकी, तो दोस्तों ये आपकी कक्षा 6 से शुरू होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेप 2020 के अनुसार व्यावसायिक कक्षाएँ आपकी कक्षा 6 से शुरू होगी। अगला सवाल देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जिसको समाप्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप पहला ऑप्शन देखिए, DLED, ELED, B.Ed और आपकी MPhil और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर MPhil जो है दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। MPhil को यहाँ पर समाप्त किया गया है। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो कितने वर्षों के अध्ययन के बाद आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा नेप 2020 के अनुसार, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो दोस्तों 2 वर्ष के अध्ययन के बाद आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार डिप्लोमा आपको 2 वर्ष की अध्ययन के बाद प्रदान किया जाएगा। आगे देखिए,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है नई शिक्षा नीति के अनुसार? तो 4 साल की स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। 4 साल की स्नातक डिग्री अगर आपके पास है तो आप पीएचडी कर सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो पीएचडी करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री आपके पास आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो शिक्षा शब्द जो है दोस्तों ये आपका किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन या फिर लैटिन? अच्छा सवाल है। तो शिक्षा शब्द जो है दोस्तों ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसके द्वारा तैयार की गई है? कोठारी समिति, के कस्तूरी रंजन समिति, SR रंगनाथन समिति या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा के कस्तूरी रंजन समिति। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी 2020 वाली, ये किसके द्वारा तैयार की गई है? के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा तैयार की गई है। नेप 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? तो नेप 2020 के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, SR रंगनाथन या डॉक्टर के कस्तूरी रंजन? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? तो जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति नेप 2020 में खर्च किया जाएगा दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो लगभग 6% जो है दोस्तों वो केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो ये 4 चरण जो है दोस्तों इनका अनुक्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पर आपका होगा? मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण या फिर माध्यमिक चरण? या फिर आपका प्रारंभिक चरण, फिर मूलभूत, फिर मध्य, फिर आपका माध्यमिक? फिर सबसे पहले यहाँ पर मूलभूत, मध्य, प्रारंभिक, माध्यमिक, और यहाँ पर मूलभूत, उच्चतर, मध्य और प्रारंभिक। क्या आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मूलभूत चरण आपका आएगा, फिर आपका प्रारंभिक चरण है, फिर आपका मध्य चरण, फिर आपका माध्यमिक चरण। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और फिर आपका आ जाएगा माध्यमिक चरण। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? तो छात्र और शिक्षक का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है 30:1, 25:1, 35:1 या फिर 40:1। तो छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? छात्रों का अनुपात तो 30 हो जाएगा, शिक्षक का अनुपात 1 हो जाएगा। तो 30:1 हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र आपका किसके लिए बनाया जाएगा? शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है छात्रों के लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर पूछा गया है दीक्षा, परख, NPS या फिर NCERT। तो यहाँ पर परख इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका? तो इसका नाम आपका परख हो जाएगा। और ये परख इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में P का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पूछा गया है परख जो है दोस्तों, इसमें P का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम या प्रोडक्शन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर P का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? परफॉर्मेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन में जोड़ा गया है आपका परख। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो दीक्षा पोर्टल जो है दोस्तों ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए आपका दीक्षा पोर्टल संचित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना दीक्षा पोर्टल का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन यहाँ पर प्रस्तावित है? अभी सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर निकलेगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पर प्रस्तावित पूछा गया है दोस्तों। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। इसके अलावा देखिए, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो इसका आंसर आपका आराम से निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये इसका प्रस्तावित कथन हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। ठीक है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? तो आकलन के क्या उद्देश्य हैं? 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़कर आपको आंसर बताना है। पहला कथन देखिए, सीखने की स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करता है। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ये कथन आपका सही है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये कथन भी आपका सही है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट गलत होते ही ये भी गया आपका, ये भी गया और ये भी गया। सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है आपकी, ये क्या सिफारिश करती है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या फिर मूल्यांकन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है आपकी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये बहुभाषावाद को प्रमोट करती है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो प्रस्तावित बदलाव यहाँ पर पूछे गए हैं। मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना है, बहुभाषिकता से कठोरता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हो जाएगा आपका मानकीकरण से लचीलापन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरु शब्द का विस्तृत रूप क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरु शब्द का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मेरु का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो परख जो हमने देखा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो परख का उद्देश्य हो जाएगा मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन पढ़ोगे आप तो आपका आंसर आराम से निकल के आएगा दोस्तों। मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना जो है ये परख का उद्देश्य है। आगे देखिए, नेप 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? तो एबीसी क्या है दोस्तों? तो एबीसी की पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए, एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर दिया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो एबीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा नेप 2020 के अनुसार एबीसी क्या है आपका? शिक्षा बैंक क्रेडिट है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो प्री स्कूल 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली आपकी क्या हो जाएगी? बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी। तो ये बाल वाटिका हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बाल वाटिका हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो न्यूनतम स्तर का उल्लेख आपका प्री स्कूल, प्राथमिक, प्री स्कूल और प्राथमिक और माध्यमिक। तो ये किस में हो जाएगा? बेसिक सा सवाल है, तो ये प्राथमिक में हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलापों के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो शुरुआत में किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? घर में की जा सकने वाली गृह आधारित, विषय आधारित, मूल्यांकन केंद्रित या फिर सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। तो इसका आंसर आपको देखते पता लग रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? तो ये अभी हम देख चुके हैं 5+3+3+4। तो ये आपको ध्यान रखना है 5+3+3+4। ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है।
अगला सवाल देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसे होने चाहिए आपके। तो दोस्तों, परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, या मानकीकृत व एकरूपी हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, संलग्न और संदर्भित हो। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन आपका प्रस्तावित है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कथन पढ़िए, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। तो यहाँ पर प्रस्तावित पूछा गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। अगला देखिए, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी गलत है। सर्वप्रथम बच्चों को अंग्रेजी भाषा नहीं सिखा सकते आप, प्रथम भाषा आपकी अंग्रेजी नहीं हो सकती है। बाल विद्यालयों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा घर की भाषा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृभाषा घर की भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम सवाल देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा, रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।